Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ पोर्शन जो हमने पिछला लेक्चर स्टार्ट किया था मोनोस्क्राइड्स उससे रिलेटेड है और उसके बाद जो अगला लेक्चर है ओलिगोस्क्राइड उससे रिलेटेड है। तो मोनोस्क्राइड्स के लास्ट टाइम हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे कि मोनोस्क्राइड के अंदर ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, इसी तरह राइबोज होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, उसके बाद ग्लूकोपाइरानोज का रिंग हमने ड्रा किया, राइबोफ्यूरानोज का रिंग ड्रा किया, उसके बाद फ्रुक्टोफ्यूरानोज का रिंग ड्रा किया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, उनको ड्रा भी किया था। अच्छा, आज हमने सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज पे सपोज लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपने 3-4 पॉइंट है जो आज के लेक्चर में नहीं लिखे, वो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपने इसका केमिकल फार्मूला ड्रा करना है और जैसे C6H12O6, फिर उसके बाद इसकी क्लास का नाम बताना कि एल्डो शुगर है, फिर इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फिर उसका रिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है, उसके बाद फिर ये बाकी जो पॉइंट है इनको डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ग्लूकोज की अकरेंस की बात करें कि ये नेचर में कहाँ पाया जाता है, तो इसकी दो शक्लें, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट से क्या मुराद है कि ग्लूकोज की ही शक्ल में पाया जाएगा, और कंबाइंड स्टेट से क्या मुराद है कि ग्लूकोज किसी बड़े मालिक्यूल का पार्ट होगा। तो ग्लूकोज की शक्ल में तकरीबन सारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो अमाउंट है वो फिग्स, अंजीर जैसे जो कि सर्दियों में ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी, तो फिग अंजीर है कि इसकी डायग्राम आपको नज़र भी आ रही होगी। उसके बाद ग्रेप्स, अंगूर, डेट्स, खजूर, तो इनके अंदर ये बहुत बकसरत पाया जाता है ग्लूकोज, और हमारे ब्लड में भी 0.08% ग्लूकोज होता है, और इसकी अमाउंट इतनी मेंटेन रहनी चाहिए वरना डायबिटीज़ हो जाते हैं। उसके बाद कंबाइंड स्टेट में काफ़ी सारे डाइसेक्राइड का, पॉलीसेक्राइड का पार्ट होता है। तो जैसे पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन जब भी ये टूटते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? जैसे जब हम स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च अक्सर जब टूटता है तो पहले डाइसेक्राइड्स बनाता है, फिर डाइसेक्राइड जब हाइड्रोलाइसिस से टूटते हैं तो ये ग्लूकोज बनता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, तो यहाँ जाके इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मुकम्मल होती है। तो जब भी हम किसी भी मालिक्यूल की, चाहे वो ग्लाइकोजिन हो, सेलुलोज हो, स्टार्च हो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब ग्लूकोज के मालिक्यूल रिलीज होंगे। सिंथेसिस बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोज ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स में सिंथेसाइज होता है, और ग्रीन प्लांट में जिस प्रोसेस के ज़रिए से सिंथेसाइज होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से आती है, पानी है वो सॉइल से आता है, एनर्जी है वो सूरज की रोशनी से आती है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर ग्लूकोज का मालिक्यूल तैयार होता है। चूँकि इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी आई है वो सूरज की रोशनी ने प्रोवाइड की, इस वजह से इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है कि लाइट की रोशनी में चीज़ का बनना। तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं। उसके बाद ग्लूकोज का मालिक्यूल जब बनता है तो 10 ग्राम ग्लूकोज तैयार करने के लिए 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है 10 ग्राम ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए। अच्छा, ये जब ग्लूकोज बनता है तो ये एनर्जी ग्लूकोज के मालिक्यूल में स्टोर होती है एज ए केमिकल एनर्जी, और जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो ये एनर्जी रिलीज होती है। जैसे जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब रेस्पिरेशन एक बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है। कैसे हम कह सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है? अगर आप देखें, पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ग्लूकोज में देखें तो 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब रेस्पिरेशन होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा गया तो उससे हाइड्रोजन निकाल दी गई।
तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जब भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, जैसे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी एटीपी बनाती है और एटीपी फिर सेल के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का लफ्ज़ी मतलब है फ्यू। ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ चंद मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हों, और जब हम मोनोसेकेराइड्स की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड इस्तेमाल होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में यूजुअली बॉन्ड बनता है। इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जब हम ओलिगोसेकेराइड को तोड़ते हैं तो ओलिगोसेकेराइड कितने मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं? जब हम बात करते हैं चंद, तो चंद की जो वैल्यू है फिक्स होगी। 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। जब भी ओलिगोसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो या तो उससे 2 निकलेंगे या 3 निकलेंगे या 4 निकलेंगे या 5 निकलेंगे या 10 निकलेंगे। तो वो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड जिससे 2 निकलते हैं उसे डाइसेकेराइड कहा जाता है, जिससे 3 निकलते हैं उसे ट्राइसेकेराइड, जिससे 4 निकलेंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के स्वान चलता रहेगा। और ये पानी के अंदर कम सालुबल है। तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मॉलिक्यूल जितना बड़ा होता जाएगा पानी अट्रैक्ट कम करेगा और उसकी रेजोल्यूशन पावर पानी में कम होती चली है, और लेस स्वीट इन टेस्ट, और कम मीठे हैं। अच्छा, ये मोर भी यहाँ आ सकता है, लेकिन मोर उस सूरत में आएगा, ये जो हमने कंपैरिजन किया है ये मोनोसेकेराइड के साथ कंपैरिजन किया है, लेकिन अगर हम इसका पॉलीसेकेराइड के साथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ दोनों क्या आ जाएंगे? मोर सालुबल, मोर। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो अगर आए कि ये ओलिगोसेकेराइड आर मोर स्वीट इन टेस्ट, तो आगे आपने कंपैरिजन में देख लेना है कि किस चीज़ को मेंशन किया है। अगर मोनोसेकेराइड को मेंशन किया तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, अगर पॉलीसेकेराइड को मेंशन किया तो ठीक स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो कॉमनली हमारे पास ज़्यादातर ओलिगोसेकेराइड पाए जाते हैं वो डाइसेकेराइड है, और डाइसेकेराइड में भी सबसे जो कॉमनली पाए जाते हैं वो 3 है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। अच्छा, जब हम माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज की बात करते हैं तो ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब क्या है कि ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलके बने हैं। तो अब इनमें 2 कौन कौन से मोनोसेकेराइड हैं? जैसे माल्टोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना है। जो लैक्टोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलके बना है। अब ग्लैक्टोज क्या है, इसका स्ट्रक्चर आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ भी रहा होगा। ये ऑलमोस्ट ग्लूकोज जैसे, सिर्फ एक आधे OH का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने खुद कंपेयर करना है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगी। तो ये आप ये समझ लीजिए, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, और लास्ट टाइम हमने जो ग्लूकोज की डायग्राम ड्रा की थी, आपने इन दोनों के अंदर डिफरेंस तलाश करना है, क्योंकि ये भी एक पायरेन रिंग है और ग्लूकोज भी क्या है? एक पायरेन रिंग है। उसके बाद जो सुक्रोज है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनी है। तो इसमें हमने सिर्फ ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं ड्रा किया था, बाकी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी लास्ट टाइम ड्रा किया था, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी लास्ट टाइम हमने ड्रा किया था। अच्छा, सबका फार्मूला C6H12O11 है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। उसके बाद सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का कॉमन नेम केन शुगर है, ये गन्ने से हासिल होती है, शुगर केन से हासिल। फार्मूला इसका C12H22O11 है। जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जैसे हम बात कर चुके हैं, इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। ऑल द मोनोसेकेराइड, जितने भी मोनोसेकेराइड है वो रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर से क्या मुराद है कि वो किसी दूसरे की रिडक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ आपने एक पॉइंट जहन में रखना है, खुद इनकी ऑक्सीडेशन होगी। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन के अंदर हम देखें तो ग्लूकोज तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये अपना हाइड्रोजन किसको दे रहा है? ऑक्सीजन को दे रहा है। और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पानी का बनना फ्रॉम ऑक्सीजन, ये रिडक्शन प्रोसेस। तो ग्लूकोज ने क्या किया? ग्लूकोज ने क्या किया? ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये ज़्यादातर रिड्यूसिंग शुगर है कि दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। उसके बाद ग्लूकोज बनता कैसे है? जब सुक्रोज बनता कैसे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज बनते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, जो सुक्रोज बनते वक्त जैसे ग्लूकोज
का भी फार्मूला C6H12O6 है, यहाँ C6H12O6 है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो बनना चाहिए था C12H24O12, लेकिन फार्मूले में देखें तो 2 हाइड्रोजन कम है और 1 ऑक्सीजन कम, तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की शक्ल में निकल जाते हैं, पानी की शक्ल में। तो जब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ा जाएगा तो इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम जोड़ लेते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले कल जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। हमने कहा था कि ग्लूकोज एक 6 कॉर्नर रिंग है और 6 कॉर्नर रिंग को ड्रा करने का तरीका ये है, आप पहले 2 लाइनें लगाएंगे, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद हमने कहा था ये चूंकि पायरीन रिंग है इस वजह से इसमें 5 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होते हैं ये। और उसके बाद चूंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो एक कार्बन इसका ऊपर होगा। फिर हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो कार्बन नंबर 3 है इसका OH ऊपर लगता है और कार्बन नंबर 5 पे OH नहीं लगता। तो इस 2 पॉइंट को जहन में रखते हुए आपने OH लगाना है। OH नीचे लगेगा, OH नीचे लगेगा, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी, OH नीचे लगेगा, सॉरी OH इसका ऊपर लगेगा, OH नीचे लगेगा, 5 पे नहीं लगेगा। और आपको पता है कि जो साइडों वाला है, उस जो ऊपर वाला है जो रिंग से बाहर होता है उसका साइड पे लगता है। अच्छा, उसके बाद तो जब हम कार्बन नंबर 1 पे H लगाते हैं तो H ऊपर हमेशा OH के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। फिर हमने कहा था कि जो फ्रक्टोज है वो एक फ्यूरेन रिंग है, फ्यूरेन में 5 कॉर्नर होते हैं और 5 कॉर्नर इस अंदाज में होंगे कि रिंग में 4 कार्बन होते हैं। तो फ्यूरेन रिंग की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि राइबोज भी एक फ्यूरेन रिंग है और फ्रक्टोज भी एक फ्यूरेन रिंग बनाते हैं। तो इसमें 4 कार्बन तो रिंग के अंदर आ गए, लेकिन फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन रिंग के बाहर हो। तो हमने डिस्कस किया था कि दोनों कार्बन हमेशा ऊपर वाले कार्बन के साथ अटैच होंगे, लेकिन इस तरह अटैच होंगे कि एक कार्बन ऊपर आएगा तो दूसरा साइड वाला कार्बन नीचे आएगा। और हमने कहा था जो कार्बन ऊपर है वहां से गिनती स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 Fa। तो यहाँ भी 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जो कार्बन नंबर 4 है इसका OH ऊपर आता है और कार्बन नंबर 5 है इसका साथ OH नहीं लगता। और साइडों वाले जो हैं जो रिंग से बाहर है उनका OH साइडों पे लगते हैं। तो ये साइड पे लगा दिया, ये 2 है, OH नीचे आएगा, OH नीचे आएगा, 4 है इसका OH ऊपर आएगा, इसके साथ नहीं लगेगा, इसका OH साइड पे। अब हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेगी। अब इसके 4 बॉन्ड इसके साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ कोई नहीं लगेगा। कार्बन नंबर 3 में 1 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है तो हाइड्रोजन लगा दें। कार्बन नंबर 4 के अंदर 1 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, हाइड्रोजन लगा दें। कार्बन नंबर 5 में 1 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, हाइड्रोजन लगा दें। और कार्बन नंबर 6 में 2 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है तो 2 हाइड्रोजन लगा दें। तो ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल ड्रा हो गया। तो ये क्या है? ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। अब ये जुड़ेंगे कैसे? तो मोनोस्क्राइड हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से जुड़ता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो इसके बनने में हमेशा एक मोनोस्क्राइड अपना HI रिलीज करता है और दूसरा मोनोस्क्राइड अपना OH रिलीज करता है। आपने ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन है हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली अगर इस आप OH को देखें तो एक इस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, एक कार्बन के साथ, तब इसके 2 बॉन्ड पूरे हैं। तो सबसे पहले एक मोनोस्क्राइड अपना क्या रिलीज करता है? HI रिलीज करता है। और दूसरा मोनोस्क्राइड, जैसे कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है, तो दूसरा मोनोस्क्राइड अपना OH रिलीज करते हैं। तो दोनों मिलके पानी बनाते हैं। अब ये जो हमारे पास कार्बन है इसके पास 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, लेकिन अब इसके 3 बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास 2 बनाने की सलाहियत है तो इसके पास 1 बॉन्ड। तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन के जरिए से। अब ये जो कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ये क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसने एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हुए वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ।
अब आपने पॉइंट जहन में रखना, हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल की, यानी मैक्रोमॉलिक्यूल को हमेशा जब भी तोड़ा जाता है हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से ही क्यों तोड़ा जाता है, पानी को क्यों इस्तेमाल किया, उसकी अब रीज़न हम डिस्कस करने लगे। अब देखिए 2 मोनोसैकराइड्स हमने जोड़े तो एक मैक्रोमॉलिक्यूल, अब जिस वक्त हमारे पास ये जब बड़ा मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बना तो पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, अगर हमारे कुछ एंजाइम इस मॉलिक्यूल में दोबारा पानी ऐड कर दें तो इसका मतलब ये बॉन्ड दोबारा टूट जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त पानी रिलीज हुआ, अगर हम दोबारा पानी ऐड कर दें बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जब ये ब्रेक कर जाएगा मोनोसैकराइड अलहदा हो जाएंगे। तो जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे मोनोसैकराइड में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो एस्टर लिंकेज जो फैट्स वगैरह में होते हैं, लिपिड्स वगैरह में होते हैं, या आप कह सकते हैं जो अमाइनो एसिड का जुड़ना है या न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना है डीएनए और आरएनए में, सब में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनमें वाटर रिलीज होता है। इस वजह से जब भी इन मॉलिक्यूल को हम तोड़ेंगे हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से तोड़ेंगे, उन बॉन्ड में दोबारा पानी ऐड कर देंगे तो उस पानी के ऐड करने से ये बॉन्ड दोबारा टूट जाएंगे। इस वजह से जब फूड की डाइजेशन की बात आती है तो फूड की डाइजेशन हमेशा हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए से होती है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त पानी रिलीज हुआ था। तो ये लॉजिक है कि हम मैक्रोमॉलिक्यूल की क्यों हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको हम कहते हैं ये सुक्रोज कहा जाता है। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है ये 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। उसकी वजह ये है कि इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 आपस में, हाँ मे भी पॉसिबल है ग्लूकोज का कोई और, जैसे कार्बन नंबर 3 ये कार्बन नंबर 4 के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है, एक H आयन, तो इस केस में क्या बनेगा 3-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जब फ्रक्टोज बनता है तो यूजुअली 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या मुराद है कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 ने आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। थोड़ा सा इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है जो प्रैक्टिस रिक्वायर करता है, बाकी तो सारी चीज़ें तकरीबन इजी हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs आ जाता है कि ग्लूकोज किस प्रोसेस से तोड़ा जाता है, वो ऑक्सीडेशन है। तो अब आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.